बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुझ जैसे वो डाक का नाम सुन के वो बोले ऐसे 80,000 फिरते हैं ना, आई डोंट एग्री। उसमें मजाक भी है वैसे एक उसमें शेर में वो ये है कि दाग का नाम सुन के वो बोले आदमी का ये नाम होता है कि मतलब दाग भी नाम हो सकता है किसी का। खैर बहरहाल आपको बहुत खुशामदीद शो में, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम माइल्ड है, लाहौर में आज फिर स्मॉग बहुत ज़्यादा है और नंबर 1 पे है स्मॉग के हवाले से। तो इस एंजॉयमेंट में ये मत भूलें कि जो माइल्ड मौसम है ये ख़तरनाक नहीं है। अपने आप को, अपने मुंह को ढांप के रखें। और ये जो ओमिक्रॉन है जो वायरस फैला हुआ है इसके बारे में भी मुतनब्बे किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में इसके असरात जरूर आएंगे। सुबह देख रही थी कि सिंध हुकूमत तो ऑलरेडी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आयद करने का ऐलान कर दिया है। मेरे ख्याल में हम लोग को ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि कोविड का जैसे ही जोर टूटता दिखाई दे रहा था तो सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। हम अपनी भी बात करें तो कहीं पर मास्क लगाया, कहीं पर नहीं लगाया, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम चीज़ों को देख रहे थे। बट अब हमें दोबारा से कॉन्शियस होने की ज़रूरत है बिकॉज अब जिस किस्म का बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो पहली इक़साम थी उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और जहां तक आपने मौसम का जिक्र किया, हरमीत का रुख कर लें, फिर उसके बाद मौसम को भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज लग रहा है कि रूस साहब की तबीयत थोड़ी सी स्मोक की वजह से मुझे कुछ लग रही है कि थोड़ी डाउन है, बट बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि स्मोक है, ख्याल रखना होगा। और कल जिस तरह काला शाह काकू के मोटरवे पर जिस तरह हादसा हुआ वो भी बड़ा अफसोसनाक था। तो ये है कि केयर करनी होगी। ज़्यादातर लाहौर की तरफ अगर आप जाते हैं, मोटरवे की तरफ जाते हैं तो ख्याल रखना होगा स्पीड। और वैसे भी तो कई जगहों पे मोटरवे बंद भी कर दिया गया है, लेकिन कल के एक्सीडेंट ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो 28 लोग मेरे ख्याल में जख्मी हुए और इसी तरह कुछ 20 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो आपस में टकरा गई है। मौसम तो खैर स्टार्ट हो गया, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ऐसे मौके पे। बिल्कुल हरमीत सही कह रहे हो आप। ऐसे मौके के ऊपर अमूमन ये होता है कि वार्न किया जाता है, बताया जाता है लोगों को। फॉग के मौसम में, स्मॉग के मौसम में मोटरवे को बंद किया जाता है। तो मोटरवे कल बंद तो थी, पता नहीं फिर भी किस वक्त में ये खुली है और किन पॉइंट्स के ऊपर बंद थी ये भी पूरी तरह से तशहीर नहीं हुई थी इसकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये एक्सीडेंट जो हुआ है। और आप जैसे बता रहे हो बहुत नुकसान हुआ है ज़्यादा। तो अब भी तमाम लोगों को जो देख रहे हो, जिन्होंने सफ़र करने का इरादा रखा हो, उनको ये वार्न किया जाना चाहिए। अगर आप जाना चाह रहे हैं, एक तो पता करके जाएं किन पॉइंट्स के ऊपर मोटरवे बंद होगी, और दूसरे बहुत एहतियात से चलाएं। हमारे लोग जो है ना हरमीत, आपने भी देखा होगा मोटरवे पे सफ़र करते हुए वो जो लेन्स है ना उनकी पाबंदी नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, ना डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं। अब एक्सट्रीम लेफ्ट लेन जो ट्रक, बस या स्लो मूविंग ट्रैफिक के लिए होता है, लोग टेक ओवर करने के लिए इस तरफ से भी निकल रहे होते हैं। इधर वाली गाड़ी जो है वो एक्सट्रीम राइट पे पहुंची होती है। तो ये इस तरह के जो मामलात है ना ये बहुत गड़बड़ पैदा करते हैं। जी हरमीत। और उस स्पीड का जो है जब आप ख्याल नहीं रखते हैं तो उसका खमियाजा भी आपको फिर भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह हम देखते हैं कि उमूमन आपकी बात थी कि जो स्लो ट्रैक बना हुआ है तो आप उस पर स्लो ड्राइव करें। उमूमन हम देखते हैं कि वहां पे भी किसी को इतनी जल्दी होती है कि वो वहां से निकल जाता है, तो स्लो ट्रैक पे तो जो आगे जो गाड़ी जाने वाली वो आपको नजर भी नहीं आती। तो वहां फिर ये इसी तरह एक्सीडेंट के जो वारदात ये मामलात होते हैं फिर वो ज्यादा से ज्यादा ही हो जाती हैं। तो इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा एहतियात होना चाहिए। वैसे हम ये कह सकते हैं आम दिनों में भी मेरे ख्याल में इस हवाले से तो एहतियात बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बट आजकल एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। हरमीत, मैं जिक्र ये करने लगी थी आपकी तरफ आने से पहले कि आज 1 दिसंबर है। मुझे आइडिया है कि शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर अब जितनी सर्दी में शिद्दत आ जानी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। सर्दी है बट उतनी नहीं है जितनी हो जाती है दिसंबर में। अब पता नहीं इसके एनवायरमेंटल चेंजेस के असरात हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब मजा नहीं आ रहा अभी तक उस तरह से सर्दी का। मजा भी नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये ना कि ये जो स्मॉग है ये आपको वाकई जिस वक्त आप बाहर निकलते हैं, हम लोग तो कम बाहर निकलते हैं फिर भी, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपका एक्सपोजर हो तो आपको लगता है कि आपके गले में, नाक में कोई ना कोई चीज लग रही है, इरिटेट कर रही है। मतलब ये इतनी ज्यादा है, इतनी मट्टी है हवा में जिसकी कोई हद नहीं। और पता नहीं वो हम बार बार जिक्र करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले फैसला किया था कि इससे निपटने के लिए मसरूई बारिश बरसाई जाएगी। वो बारिश किधर गई?
اور وہ بس فیصلہ جو ہے نا کہیں پر یہ پچھلے سال چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بھی بزدار میاں نے اعلان کیا تھا، پر عمل درآمد ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے۔ اور روما کی بات درست ہے سر، اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں، یہاں پہ دھوپ، یہاں پہ سموک نہ بلکہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو گرمی، جو ٹھنڈ ہے، جس طرح شدت اس میں ہوتی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے اور اس میں کم سے کم جو ٹھنڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دوپہر کے ٹائم، پھر اسے شام کے وقت، اسی مختلف اوقات کے وقت جو ہم جو فیل کرتے تھے، اب ویسا نہیں محسوس کیا جا رہا۔ تو یہ بات بھی درست ہے کہ کہیں نہ کہیں موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں اپنے دونوں ساتھی اینکر سے کو ہوسٹ سے ریکویسٹ کرنا مطلب آپ نے مورچہ سنبھالنا ہے اپنا، ہاں جی، رن ڈاؤن شیئر کر لوں بیکاز وی آر آلریڈی پھر ہم اپنی ویری گپ شپ لڑاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹاپ سٹوریز شیئر کروں گی ڈیلی ساتھ ہم آغاز کریں گے، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے رؤوف صاحب آڈیو ویڈیو لیک کا یہ معاملہ ہے، سیاسی فوائد کے لیے عدالتوں پر کس طرح سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منی بجٹ بہت جلد آنے والا ہے، لائک دسمبر تو سٹارٹ ہو چکا ہے، سو موسٹ لائکلی اسی ہفتے لائک فرسٹ ویک میں ہی بجٹ جو ہے ہم منی بجٹ دیکھ لیں گے۔ سو آئی ایم ایف سے جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے، جن شرائط پر معاہدے ہوئے تھے، قرض ملا، اب ان وعدوں کی تکمیل کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگا، عوام کے لیے کیا کیا نقصانات ہوں گے اس میں، کس طرح سے عوام کے لیے ٹف ٹائم ہوگا، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر کورونا ویکسینیشن کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ فیلڈ ہاسپٹل ایکسپو سینٹر لاہور کی اگر بات کی جائے تو اس کو ختم کر دیا گیا تھا، بٹ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ اب گھر گھر لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ اس تمام پروسیس کو کس طرح سے لائک کمپلیٹ کیا جائے گا، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے، اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آج دنیا بھر میں ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اس دن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور آخر میں ہمارے نامور موسیقار، گلوکار، فلنتھراپسٹ اور اب تو پولیٹیکل پرسنالٹی بھی ابرار الحق صاحب، وہ ہمیں شو میں جوائن کریں گے۔ اس کو ذرا زور سے کہو تاکہ لوگ انتظار کریں اور دیکھیں۔ ابرار الحق آج ہمارے ساتھ ہوں گے اور شو کے آخر میں وہ جوائن کریں گے اور ان سے بات کریں گے جو ان کا لیٹسٹ گانا ہے۔ دسمبر آ گیا ہے، نہیں دسمبر والا تو پرانا ہے، ابھی تو لیٹسٹ ان کا وہ آیا تھا بیگم شک کر دی۔ سو دونوں کو ڈسکس کریں گے نا کہ مطلب مائنڈ میں کیا تھا، اتنی انوویشن۔ دسمبر والی بات بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے۔ دسمبر انہوں نے کبھی کہا تھا دسمبر آ گیا، لیکن دسمبر بھیگا سا یہ دسمبر ہے، آنے کے باوجود دسمبر نہیں آیا، آنے کے باوجود دسمبر نہیں آیا، ہم پہلے بات کر رہے تھے۔ چلیں یہ اب انہی سے ہی بات کریں گے۔ اینی ویز ہم ڈیلی ڈوز کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آج ہمارے پاس ڈیلی ڈوز میں خبر ہے، بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیموں نے اپنی شر انگیزی کو ایک بار پھر سے جاری رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں متھرا کے تاریخی عیدگاہ ہے، یہاں پر بھگوان کی مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مختلف انتہا پسند ہندو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کی یہاں پر تاریخی مسجد ہے، جس کو مغل بادشاہ اورنگزیب کے ٹائم میں لائک اس کو بنایا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا، اس کو یہاں سے ختم کیا جائے اور یہاں پر مندر بنایا جائے۔ سو لیٹس سی کہ یہ تمام تر معاملات اس پر کس طرح سے لائک یہ اچھی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ ہے اور آپ اس کو ہٹا کر یہاں پر مندر بنائیں، بٹ اینی ویز یہ ہمارے سامنے کچھ سٹوریز آئی تھی، ہم نے شیئر کرنی تھی، اور یہاں پر 6 دسمبر کے روز مورتی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ جو پورا علاقہ ہے اتر پردیش کا، یہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا دنگا فساد نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ 17 کے قریب مساجد تو ایسی ہیں جو صرف ایک علاقے تک محدود ہیں، مطلب وہاں پہ جہاں پہ ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور پورے ہندوستان میں پتہ نہیں کتنی مساجد یا عبادت گاہیں ایسی ہیں جو دوسرے مذہب کی، سکھوں کی یا مطلب عیسائیوں کی وہ بھی عبادت گاہیں ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ پالیسی پتہ نہیں حکومتی سطح کے اوپر اس کو روکنے کے انتظام کیوں نہیں کیا جاتا، جو آر ایس ایس ہے یا اس طرح کے۔ رؤوف صاحب، جب آپ دیکھیں کہ ریاست ان غنڈوں کو سپورٹ کرے، ان غنڈوں کو مالی معاونت کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی پکڑائے اور ڈنڈے بھی پکڑائے، تو پھر وہ بدماش بن جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل دلی کے ایک مسجد میں جمعے کی نماز پر جب ان انتہا پسندوں نے پابندی لگانے کی کوشش کی تو سکھوں نے کیا کیا کہ ایک بڑا گردوارہ جو ہے وہ کھول دیا، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا گردوارہ حاضر ہے، وہ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تری پورہ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تری پورہ کے علاقے میں کئی مساجد کو شہید کیا گیا، کئی قرآن شریف کے اوراق کو اس کی بے حرمتی کی گئی۔ تو یہ معاملات جو ہیں اب ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش ایک طرف کی جا رہی ہے کہ
अखंड भारत के हवाले से, लेकिन अखंड भारत का ये जो ख्वाब है, ये लग रहा है कि जिस तरह वहां पे ये टेररिज्म और जिस तरह इंतहा पसंदी तेजी से फैल रही है, तो उसी के साथ साथ एक ऐसा फिरका जो है हिंदुओं में भी, वो भी इसके अगेंस्ट निकल आया है और वो ये बात कर रहा है कि ये वो मुसलमान है जिन्होंने आजादी हिंद में या ये हिंदुस्तान के लिए जो ज्यादा कुर्बानियां इनकी है, तो वो हम एक चीज तो वहां पे ये देख रहे हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट है आरएसएस की जानिब से और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से, बहुत ही अफसोसनाक है कि वो इस किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं। अच्छा हरमीत, चंद दिन पहले यानी जो भारतीय माइंडसेट है, जो आरएसएस का माइंडसेट है और ये जो गुंडों का माइंडसेट है वहाँ का, उसके तहत बीजेपी के रहनुमा ने पिछले दिनों एक एड्रेस करते हुए एक बयान ये दिया कि ये तकसीम ही गलत थी और ये जो पाकिस्तान का इलाका है ये भी बुनियादी तौर पे हमारा इलाका है। तो उसके ऊपर दफ्तर खारजा ने हमारे उनको कहा भी कि भाई इस तकसीम के बारे में तो आप छोड़ दें, ये एक हिस्टोरिकल रियलिटी है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन माइंडसेट उनका ये है कि ये भी मुतनाज़ इलाका है पाकिस्तान का और इसको भी वो जो अखंड भारत आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, उनके ज़हन में तो ये बैठा हुआ है कि ये पूरा अखंड भारत है, भारत माता की टुकड़े हुए थे और ये भारत माता के टुकड़े वापस लेने हैं हम लोगों ने। तो इस किस्म का माइंडसेट जब होगा तो आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि वो क्या मतलब उसके आपको सामने मज़ाहर नजर आएंगे। और ये जो है हमने त्रिपुरा का आपने बिल्कुल जिक्र किया, मैं भी कह रहा था 17 मसाजिद तो त्रिपुरा की हैं जहाँ पे जिनको शहीद किया गया, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, और बाकी पूरे हिंदुस्तान में गुंडा जो ख़वातीन कवरेज कर रही थी तो उनके साथ क्या हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बहुत ही ज्यादा वसी टॉपिक है और उस पर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हो सकती है, बट अभी हमें अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाना है। और अगली स्टोरी हरमीत हमारे पास इस हवाले से कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ जगहों पर जब आग लग जाती है बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है, उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए ऑब्वियसली मुख्तलिफ हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात की जाए तो फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112, बट अब न्यूयॉर्क में एक ऐसा बॉल इन्वेंट किया गया है जिसको एलाइट बॉल का नाम दिया गया है और इसका मकसद ये है कि इसको जो भी प्रोन एरियाज होते हैं जहां पर आग लगने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, बेसिकली जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहां पर इनको रख दिया जाता है और जैसे ही कुछ हीट बढ़ती हुई ये बॉल महसूस करता है तो ऑटोमेटिकली फट जाता है और जब ये फटता है तो आग जो है वो फौरी तौर पर बुझ जाती है। और इस बॉल के हवाले से कहा जा रहा है कि ये $80 to $110 में लाइक अवेलेबल है और 7 साल तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जहां पर बिजली की तारें अक्सर होती हैं वहां पर भी सर्किट ब्रेक होता है और आग लगने का खदशा होता है, तो इसको वहां पर भी रखा जा सकता है कि अल्लाह ना करे अगर आग लगे तो ये फौरी तौर पर फट जाए और वहां पर आग ऑब्वियसली फिर नहीं लगेगी। सो ये एक अच्छी चीज है मेरे ख्याल में। हाँ, अच्छा, मतलब ये वैसे रोमा में थोड़े से रहू साहब हम लेट हो गए इस स्टोरी के हवाले से, बट बहरहाल मुझे याद है कि कोलमपुर में मलेशिया में एक पाकिस्तानी ने ये बॉल बनाया था और आज से 3 साल कबल मेरे ख्याल में मैंने देखा था और मैंने उठाया भी था, काफी वजनी भी था, और उसको फिक्स करना कैसे लगाना बिल्डिंग में, तो बहुत अच्छा है। वैसे आपको जिस तरह की इमरजेंसी अगर आती है तो उसमें बचाव के लिए बहुत ही अच्छा। और फिर मेरे ख्याल में इस तरह की इन्वेंशंस होती तो रहती हैं बट उनको आम सतह पर भी अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज हम ये देखते हैं इस तरह की इन्वेंशंस हो रही हैं बट वो उस तरह से हमें अवेलेबल नजर नहीं आती अपने इर्द गिर्द। सो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और उनके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, सो इनको फिर अवेलेबल होना चाहिए ताकि इनकी जो लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं उनसे फायदा भरपूर तरीके से उठाया जा सके। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी बहुत जबरदस्त है और हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि लाहौर के पहले अदबी अजायब घर का इफ्तिताह किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसका इफ्तिताह किया और यहाँ पर जितने भी हमारे मुल्क के नामवर दानिशवर हैं, कॉलम निगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उनको मेंबरशिप दी जाएगी और साथ ही साथ उनके लिए एक राइटर वेलफेयर फंड है जिसको मख्तस किया गया है और ऑब्वियसली माली मुआवनत इन तमाम लोगों को हासिल होगी। ये मतलब देखो, तुम देख रही हो विजुअल्स में, आप भी हरमीत देखें इनको, ये लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो गया है। बिल्कुल जी। और यहाँ पे बहुत ही खुशाइंद है। लाहौर हमेशा से अदब का शहर कहा जाता है, बेशुमार अदीब यहाँ पे जो जिन्होंने जन्म लिया, जो यहाँ पे रहे, उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। तो उस हवाले से इसको इजरा करना, इसका स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और लोग बहुत खुश हैं अदीब यहाँ के। इसके साथ मतलब चाहिए ये कि यहाँ पे दौरे करवाए जाएं उन बच्चों के जो लिखना चाहते हैं, जो लिखने में स्कूल्स को चाहिए वहाँ पे लेके आएँ, बच्चों को विजिट करवाएं, मिलवाएं, तस्वीरें दिखाएं
किस तरह से हमारे यहाँ पे लोग जो थे उन्होंने क्या क्या काम किया है अदब के लिए, तो बहुत खुश आइंदा है। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पहली फुर्सत में जाके मैंने विजिट करना है इसको, मतलब यहाँ पे। आपको तो वैसे ही एक जमाना था हम यानी पार्क टी हाउस जिसको अब उसको भी एक डेकोरेट करके रेनोवेट करके और वहाँ रखा गया है, वहाँ पे भी तस्वीरें लगी हुई हैं, लोग जाते हैं चाय पीते हैं और देखते हैं। जहाँ पे कभी फैज साहब बैठा करते थे, जोश साहब बैठा करते थे, आते थे जब भी लाहौर, और उसके साथ साथ डॉक्टर वजीर आगा, इंतज़ार हुसैन, नासिर काज़मी, मुनीर न्याजी, आप नाम लेते चले जाएं अदीबों के जो यहाँ पे जिनकी बैठक रही है। मुस्तनसर तारड़ ने अपने नावलों में बहुत जिक्र किया हुआ है। अभी मुस्तनसर तारड़ साहब की भी 2 किताबें बहुत लाहौर आवारगी, एक तो है उनकी किताब जो बहुत पॉपुलर हुई है, उनमें भी जिक्र आता है लाहौर किस तरह से वो घूमते रहे हैं। लाहौर दीवानगी उनकी दूसरी किताब का नाम है, तो ये भी पढ़नी चाहिए। उसके साथ महमूद की किताब है लाहौर के ऊपर, तो लाहौर को इस हवाले से लोगों ने याद रखा है। और यानी मैं तो कह रहा हूँ ना कि इतना मैं खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। बस अब आपने पहली फुर्सत में यहाँ का विजिट करना है और कोशिश कीजिएगा कि मैं भी आपके साथ जाके इसको देख लूँ। बट एनीवेज, डेली रोज की लास्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और पाकिस्तान साल 2022 के लिए ग्रुप ऑफ G77 का चेयरमैन मुंतखब हो चुका है। वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाले ग्रुप ऑफ 77 और चीन के 45वें वजारती इजलास में पाकिस्तान को G77 का चेयरमैन मुंतखब किया गया। अब इसे होगा क्या कि जो पाकिस्तान और चीन हैं वो मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकेंगे। इसके अलावा जितने भी चैलेंजेस दरपेश हैं उनको ओवरकम करने की इस हवाले से कोशिश की जा सकेगी। ये बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान को मौका मिला है डेवलपिंग कंट्रीज जो इस तरह से ये वैसे तो इसमें 134 ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक जो इसके मेंबर्स हैं, तो पाकिस्तान को मौका मिला है। मुनीर अकरम साहब हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने भी इसकी बहुत इसको खुशाइन करार दिया। सर हमारे पास एक शॉट है शाह महमूद कुरैशी साहब का इसी हवाले से, तो पहले चल के उसके साथ वो शेयर करते हैं। We thank the President of the General Assembly and the Secretary General for their important remarks. Their consistent support for developing countries is commendable. Above all, we thank the 134 members of the Group of 77 and China for reposing their trust in Pakistan to lead the largest group within the UN system for the next year. Pakistan is a founding member of the group. We have contributed steadfastly for realization of shared objectives and protection of interests of G77 and China. जी, ये था आज का डेली डोज। हम जरा 2-3 चीजें और थोड़ी सी डिस्कस कर लें। जी सर। और वो एक तो ये है कि कल कैबिनेट की मीटिंग में, हरमीत आपने भी पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने ये कहा कि मख्तस जो किए गए हैं फंड्स इलेक्शन के लिए, वो सिर्फ इसी सूरत में इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने पाबंद कर दिया है। अब ये पता नहीं एक तनाज़ा बढ़ के सामने आएगा नहीं आएगा, मुख्तलिफ जगहों पे चैलेंज भी किया हुआ है कोर्ट्स में। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक चीज इलेक्शन कमीशन की टोटल जवाबदीद और उस पर उन्हीं के रिजर्वेशन पाए जा रहे हैं, तो क्या हुकूमत वक्त जो है वो उनको पाबंद कर सकती है कि इस सूरत में करवाए जाए, अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, तो ये कि डिले का बायस बन रहा हो। जी हरमीत। अच्छा, वैसे ये बात भी दुरुस्त है बहुत, हाँ रऊफ साहब आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज देखें जो एक पॉजिटिव, वैसे अगर हम बात करें खास इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो आज जो मुख्तलिफ कमेटियां हो रही हैं उसमें हमने देखा है कि इलेक्शन कमिश्नर के हवाले के अलावा जो दीगर सेक्रेटरीज हैं उनकी जानिब से भी अब जो AVM है उस हवाले से काफ़ी पॉजिटिव जो है चीज़ें जा रही, काफ़ी नादरा के हवाले से उनके दौरे भी हुए और अब इस चीज़ को बड़े और देखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर बात है ये पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन को भी इस तरफ आना होगा। वो जाहिर बात है कि आपकी एक तरफ अपोजिशन की जानिब से एतराज़ात तो उठते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कई एतराज़ात उठे कि इस पर इतना खर्चा आना है, फिर वहाँ पर जो चिप की बात की गई, इंटरनेट की बात की, तो वो जो इंटरनेट की बात थी उसको भी एक साइड पर कर दिया गया कि इसमें इंटरनेट की
ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوگی. دیگر ایسی چیزیں ہیں, چپ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی کہ چپ اگر چوری ہو جائے تو ساری چیزیں تقریباً میرے خیال میں کچھ چیزیں کمیٹیوں میں کلیئر ہو چکی ہیں. تو اب یہ معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ طے ہونے جا رہے ہیں حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان کہ اب جو ای وی ایم ہے, جو حکومت کا ایک خواب ہے بلکہ اس کی کوشش ہے کہ جو الیکشن آنے والے ہیں تو وہ اسی کے ذریعے کیے جائیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ کافی سیریس اس چیز کو لے رہا ہے. ٹھیک ہے. کل جو میں دیکھ رہا تھا چیزیں, خبریں وغیرہ, اس میں ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ انفلیشن اب ڈبل ڈیجٹس میں شامل ہو گئی ہے. تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کر دیں کہ 11.4% شاید کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن پہنچ گئی ہے, جس کی بنیادی وجہ درآمدات میں ہمارے بے پناہ اضافہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی الارمنگ سی صورتحال ہے. روپے کے اوپر پریشر بہت بڑا ہوا ہے, اگرچہ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اس وقت انڈر ویلیو ہے 10 روپے, یعنی ڈالر وہ ان کے خیال کے مطابق اس کی ویلیو 165 روپے سے زیادہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے افواہوں کے اوپر کام دھرتے ہوئے ڈالر بے تحاشا خریدے اور پریشر بڑھایا وہ پچھتائیں گے جس وقت ڈالر ایک دم سے نیچے جائے گا. اللہ کرے ایسا ہی ہو, ڈالر نیچے جائے. خزانہ نے دھمکی بھی دی تو دھمکی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈالر دوبارہ اس کی جو اڑان تھی وہ دوبارہ. لیٹس سی, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملات بھی ہیں روم صاحب. جی بالکل, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس کو کم کرنے کے لیے, قیمت کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات بھی کرے گا. میرے خیال میں یہ ہمیں آگے چل کر ابھی ڈسکس بھی کرنا ہے. سو یہاں پر ڈیلی ڈوز کو اینڈ کرتے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, حاضر ہوں گے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویوز, اگر ہم آج کل دیکھیں تو پاکستان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ آڈیو اور ویڈیو کے لیکس کے ارد گرد جو ہے وہ ہمیں گھومتی دکھائی دے رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو وہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک کا ایک معاملہ تھا جو منظر عام پر آئی تھی, اس کے یہ جو منظر عام پر آنے کے بعد اپوزیشن حکومت پر اور حکومت اپوزیشن پر بہت سے روصاب الزامات عائد کر رہی ہے. اور ایسی صورت میں جو اپوزیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے از خود نوٹس کا مطالبہ کر رہی ہے, اور سپریم کورٹ اس پر نوٹس نہیں لے رہی, اور اپوزیشن جو ہے وہ خود بھی عدالت سے رجوع نہیں کر رہی. وہ بہت ساری کنفیوژن ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم تھرو آؤٹ اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو سیاسی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کو انڈر پریشر رکھا جاتا ہے, جو ہمارے جج صاحبان ہیں ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. سو بہرحال اسی ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور معروف قانون دان اعتزاز احسن صاحب جوائن کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جتنے بھی آڈیو کے معاملات ہیں, آڈیو کے معاملات کو عدالتوں میں لا کر اسے ایک طویل سیاسی ایشو تو آپ کو نہیں لگتا بنایا جا رہا ہے؟ عدالتیں تو اس لیے آتی ہیں کیونکہ زیر سماعت جو مقدمات ہیں ان میں شریف خاندان ان کی صفائی اور دفاع عدالتی شہادتوں سے نہیں دینا چاہتے. وہ کوئی اور طریقے سے, یعنی اب تو لگتا ہے بظاہر, میں یہ کوششلی کہہ رہا ہوں, اپنی اوپینین دے رہا ہوں, اس پہ فیصلہ آنا ہے, پر یوں لگتا ہے آج یہ بات تو کہ رانا شمیم جیسے جھوٹے حلفی بیانات پہ چونکہ انحصار کر رہے ہیں, ایک آؤٹ سائڈ ایویڈنس جو ایڈمیسیبل بھی نہیں ہے, تو وہ پھر عدالتوں نے تو بیچ میں آ جانا ہوا. اور عدالتوں کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے ایسی کیسز میں, اس قسم کا ہوتا ہے. اور دشواری وہ جو بھی مؤلف ہے وہ ثابت کرے گا اپنے حلف نامے اور اس کے اندر مدرجات کو, ان کو کرنا چاہیے. یہ فرمائیے, کیا جو ثاقب نثار کی آڈیو ہے اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ رانا شمیم کو, اس کو انہوں نے اس پہ بڑے رعایات, ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کا جج بنایا تھا, پھر وہ نکالا گیا وہاں سے جب, تو اس کو گلگت بلتستان کا چیف جسٹس بنا دیا. آپ سوچیں, یہ میاں نواز شریف نے کیا, ان کی پارٹی کا وہ ایک اہم کارکن اور عہدیدار تھا جیسے اس کے بیٹے نے بتایا. اب وہ اس کو بلا کے, اور اس کو کہا لندن میں بلا کے, نیو یارک سے بلا کے, بھائی اس کا فوت ہوا ہے 6 تاریخ کو, 8 تاریخ کو اس کو بلا کے اس کو کہا کہ یہ آپ دستخط کر دیں اس ایفیڈیوٹ پہ. اس نے یقیناً یہ کیسے
ये तो बड़ा खतरनाक एफिडेविट है कि मैंने चीफ जस्टिस को कहा और ये कि ये काम करना है। उन्होंने उसके सामने वो टेप चला दी, ऑडियो टेप, कहा ये देखो साकिब निसार कहीं और यही बात कह रहा है, आपने सिर्फ कहना है कि एक दफा मेरे सामने भी, मेरे रूबरू भी उसने यही बात की तो तायीद हो जाएगी ऑडियो टेप की, और फिर कोई सवाल नहीं करेगा। अब वो उसको जब उसने ऑडियो टेप सुनी तो वो भी शेर का बच्चा है, वो हो गया, उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं, फिर अब क्या बात है, अब तो शहादत ही बड़ी ठोस है। उसने वो एफिडेविट दे दिया। ठीक है, तो एतजाज एहसन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। अच्छा सर, अगर हम देखें तो कल राना शमीम के हवाले से काफी उनके बयानात में तजाद भी पाया गया, और अगर मैं बात करूं तो उनका एक मौक़िफ़ भी सामने आया कि लॉकर सील था, तो ये बयान हल्फी कैसे बाहर आया? लॉकर जो मेरा ख्याल है मियां साहब का ही होगा, अगर इसका अपना लॉकर था तो ये खुद ही लेके आया, फिर किस तरह फिर इसके पास है वो एफिडेविट जो लॉकर में भी था। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सारे वाक़े में आपको इसके बैकग्राउंड में क्या क्या अवामिल हैं जो नजर आते हैं? कोई इदारे नहीं हो सकते बरतानिया में अगर लॉकर है, मासवाए जिसके नाम पे लॉकर है, जिसके पास चाबी है उसकी, वो या ये खुद हो सकता है राना शमीम, या कोई और है तो इसका मुतमद है, और कोई और उसमें नहीं, उससे डॉक्यूमेंट नहीं निकाल सकता लॉकर। ठीक है, एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या सियासी फवाइद हासिल करने के लिए अदलिया पर दबाव डाला जाता है या नहीं, बिकॉज आजकल यही बात जो है वो सर्कुलेट कर रही है। इस वक्त सियासी तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार सरवर बारी साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सरवर बारी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ठीक है, थैंक यू सरवर साहब। यही सर फरमाइए कि मतलब जैसे एतजाज साहब आपने भी सुनी होगी गुफ्तगू, को कह रहे हैं कि बिल्कुल राना शमीम का बयान गलत है, झूठा है, और इसको ज़रूर नवाज शरीफ की तरफ से सपोर्ट होगी, तो आप भी यही समझ रहे हैं या आपका ख्याल कुछ और है? जी, मैं समझता हूँ एतजाज साहब ने जो बात है, जो असल बात है और जो उनका नुक्ता नज़र है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इसके पीछे सियासत है, सियासी फायदे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके पस मंजर में जाना चाहता हूँ कि आखिर पिछले चंद सालों से जो हमारी सियासी जमातें हैं वो इतना दबाव अदालतों पर और अदालतों के जरिए सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ये जरा समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है। कोई जमाना था कि बहुत कम सियासतदान इस तरह के मामला अदालतों में लेके जाते थे। अब उसकी वजह होती थी कि सियासी जमातों के जो रहनुमा थे, जो सियासी जमातें थे, उनका एक सियासी, मुआशी, समाजी प्रोग्राम होता था, उनकी जमातों के दफातर होते थे शहरों के मोहल्लों में। मुझे याद है 1970 की दहाई में जमातों के दफातर जो है गली मोहल्ले में होते थे, और एक स्टेज पर इस्लामाबाद शहर में, मैं 1980 की दहाई की बात कर रहा हूँ, हालांकि उस वक्त ज़िया-उल हक का मार्शल लग चुका था, पीपल्स पार्टी के 100 के लगभग सेक्टर्स में दफातर होते थे। अब तो दफातर नहीं है, अब जो पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा सकता है थ्रू पार्टी वर्कर्स वो मौजूद नहीं है, या पैसे का रेल फेल है, या फिर अदालतों को इस्तेमाल करें, अदालतों में अपनी मर्जी के बंदे भर्ती करवाएं, जैसे असातिज़ा भर्ती करवाए जाते हैं ताकि उनके जरिए वो पोलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाए, या फिर ये है कि अदालतों के जरिए जो है वो ये सारे काम किए जाए। जैसे आपके सामने ही है कि एक कन्विक्टेड शख्स जो है, जो करप्शन के मामलात में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, उसको एक कन्वेंशन का जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पर उससे तकरीर करवाई जाती है। तो ये बहुत डेस्परेशन है, बहुत ज्यादा डेस्परेशन है ऑन द पार्ट ऑफ एलीट पॉलिटिशियंस, और वो अपनी लड़ाई जो है चूंकि अवामी और जमहूरी तरीके से नहीं हल कर सकते, वो अदालतों को मैनिपुलेट करके करना चाहते हैं। ठीक है हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें, आपको याद होगा कि जब
मरहूम जज अरशद मलिक साहब के हवाले से जब वीडियो आई थी तब अदालत ने भी ये कहा था और आपके जैसे सीनियर तजज़ियाकारों ने भी ये कहा था कि अगर जो ओरिजिनल वीडियो है वो जिस तरह जिसका दावा किया जा रहा था कि अगर वो सामने आ जाती है और अदालत में पेश की जाती है तो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा को कहीं ना कहीं छूट मिल सकती है। तो ऐसे में वहां पे भी इन्होंने बैक स्टेप लिया। फिर यहाँ पे जब परसों मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप अदालत का रुख करेंगी, तो तब भी उन्होंने बात को जो है वो टाल मटोल कर दिया। तो ऐसे में वीडियोस आती हैं, दावा किया जाता है और फिर जब सामने चीजें लाने की बात होती है तो बैक स्टेप पर चले जाते हैं। क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं सर? देखिए, मैं ये तो तबसरा नहीं करना चाहता हूँ कि जो खास पार्टी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर, क्योंकि आई एम इलेक्शन ऑब्जर्वर और आई हैव टू मेंटेन माय न्यूट्रलिटी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो मामला है कि वीडियोस ले आए, लेकिन वीडियो अगर आ जाए और सोशल मीडिया ना होता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत महदूद होता तो इन वीडियोस की कोई अहमियत ना होती। तो हमें ये पूरे एक पर्सपेक्टिव में इसको देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो सोशल एक्टिविज्म है थ्रू सोशल मीडिया और उसकी वजह से, और जो एक आज़ाद मीडिया है हमारे पास, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे नुक्ता नज़र लेके आ सकते हैं, माहरीन को ला सकते हैं। तो एक जो 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 मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल बैटल है जो अभी भी यूरोप के ममालिक में देखें, वहां पर भी सोशल मीडिया है, वहां पर भी सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रीट पावर फिर भी इस्तेमाल होती है। अभी ग्लासगो में जो क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो मुसलसल जो है सड़कों पर धरना दे के बैठे रहे हैं। अमेरिका में देख लें, ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर पूरा अमेरिका जो है उसकी सड़कें भर गई। तो हमारे यहाँ सियासी जो जमातें हैं उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, उनके वोटर्स हैं और वोटर्स वो जमातों के नहीं है, वो इलेक्टेबल्स के हैं। तो इसलिए बहुत ही जो इस इशू को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसके पस मंजर देखें, हम सियासी जमातों की अपनी अंदरूनी जमहूरियत और सर जिस तरह से आपने पस मंजर की भी बात की, तो यहाँ पर ये फरमाइएगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का ये मामला है, इस वाकये के अगर बैकग्राउंड को देखो तो आपको इसके पीछे क्या मुहर्रिकात, क्या अवामिल नजर आते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम इस वाकये का जिक्र करें? देखिए, मैं उस पर तबसरा मतलब अगर वैसे इसको एक एज अ केस स्टडी लिया जाए तो मुझे लगता है कि कोई बदला लेने वाली बात मुझे नजर आती है कि इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था, अब हम इनकी शोहरत को भी नुकसान पहुंचाएंगे और उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने का हमें फायदा होगा कि हमें जो हमारे खिलाफ जो केसेस के फैसले हुए थे वो जाती वेंडिटा की बुनियाद पर हुए थे, कोई मेरिट पर नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ गो के कोई हमारी अदलिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जजेस की मूवमेंट और जो लॉयर्स की मूवमेंट थी, फिर जर्नलिस्टों की मूवमेंट थी। मैं खुद मुशर्रफ के दौर में उस जमाने में मैं जेल गया और रोजाना हम लोग जुलूस में शामिल होते थे एतजाज साहब की क़यादत में और बाकी। तो ये मामला सारा इस वक्त ये हो गया है कि सारी लड़ाई जो एलीट की है वो बहुत डर्टी होती जा रही है। मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि हमारे अदारों की और हमारी जो सियासी अशराफिया है वो बहुत जो ऐसी सियासत करने के लिए निकल पड़े हैं जिससे उनको एतराज करना चाहिए, अपना प्रोग्राम लेके आए और उस प्रोग्राम की बेस पे और करप्शन खत्म करें। जब तक करप्शन रहेगी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको कमेंट ऐड करना? जी बिल्कुल, असल बात यही है जैसे वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत डर्टी होती चली जा रही है। अपना एजेंडा, अपना प्रोग्राम सामने लाना चाहिए, एजेंडा सामने नहीं लाना चाहिए। तो मतलब इससे हमें परहेज करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लपेट में आ रही हैं चीज़ें और जैसे वो ये कहा कि ये पेंडोरा बॉक्स अगर खुला तो इसमें बहुत कुछ लपेट में आएगा, इसे एतराज़ हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि हम इसी माह मोस्ट लाइकली इसी हफ्ते बजट जो है वो लाया जा रहा है, क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक के आगाज में बजट लाया जाए, मिनी बजट इसको कहा जा रहा है। इस बजट के तहत क्या क्या मुख्तलिफ इकदाम किए जाएंगे और ओवरऑल इस बजट के क्या असरात होंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। बट जो मुशीर खजाना ने गुफ्तगू की उससे तो यही मालूम होता दिखाई दे रहा है कि नए टैक्सेस कोई नहीं लगाए जा
रहे हैं, बट जो मुख्तलिफ सेक्टर्स को सब्सिडी दी गई है वो वापस ले ली जाएगी, और इसके साथ साथ जो डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है, इस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक जो डॉलर की इस वक्त कीमत है वो 165 तक होनी चाहिए, बट ये सिलसिला चूंकि बहुत आगे तक जा चुका है, सो डॉलर की कीमत को कम करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। वो इक़दाम किस तरह से होंगे वो तो आगे चलकर ही पता लगेगा, बट इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात उन्होंने की है, बड़ी थॉट प्रोवोकिंग ये बात है, अलार्मिंग सी बात है कि जिस तरह से डॉलर की ऊंची उड़ान गई है, इसी तरह से डॉलर एकदम लाइक वापस भी आएगा। सो लेट्स सी कि ये इसमें कितनी सदाकत है या नहीं। और एक और बहुत अहम बात उनकी जानिब से ये भी कही गई है कि महंगाई जो हम ओवरऑल पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ये सिर्फ लाइक 3 से 4 महीने की मार है, उसके बाद चीजें जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। और मेरा नहीं ख्याल इस चीज में कोई सदाकत है, बाकी चीजों को ऑब्वियसली आगे चलकर पता लग जाएगा। सर अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात इस हवाले से देखें तो जो वज़ीर ख़जाना ने बातें की हैं, उन्होंने कहा स्पेकुलेशन के ऊपर, आपने जैसे फरमाया अभी बात करते हुए कि डॉलर जो है वो 175 से ऊपर इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम ये देखते हैं कि जब ओपन मार्केट में वो आता है तो 178-179 रुपए पे वो चला जाता है। इसको उन्होंने कहा 10 रुपए कम होना चाहिए, 165 रुपए पे होना चाहिए। अब ये पता नहीं किस तरह से वो इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट कोई और तरह से देख रही है। हमारी स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जो बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये महंगाई, इन्फ्लेशन इसमें बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि इसमें कमी आनी है अगले 3 से 4 महीने में। वो किस तरह कमी आएगी ये भी कुछ पता। इस हवाले से एक बयान फवाद चौधरी साहब का भी है, उन्होंने कहा है कि लोगों को या मीडिया को ये तो नज़र आता है कि कौन कौन सी फूड आइटम या कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ पिछले दिनों में टमाटर, प्याज और चीनी सस्ती हुई है। जी तो बात यह कि ये 3 चीज़ों का तो जिक्र है, लेकिन बाकी चीज़ें जब आप बाजार में जाएं, खुर्दनी तेल देख लें, चाय की पत्ती देख लें, वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात जी सर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे गेस्ट माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब से मजीद जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, जिस मिनी बजट को लाने की बात की जा रही है, इसके ओवरऑल असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये जो भी हुकूमत ने मामला तय किए हैं, ये पाकिस्तान की मईशत और सलामती के खिलाफ है। और जो आपका सवाल है, तो कम से कम हमारी जो महंगाई चंद महीने में होगी वो 15% होगी, और जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी में 20% से ज़्यादा इजाफा होगा। इसमें कतई कोई शुबे की बात नहीं है। अलबत्ता ये जो नया वायरस आया है उसके असरात की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, यानी दोनों साइड में पड़ सकता है। अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा। तो लेकिन इसमें जो हमें कहा जा रहा है कि जी IMF की ये शराइत है, तो मैं ये रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ कि IMF की ये कतई कोई शराइत नहीं है। IMF ने तो ये कहा था कि जी आप अपना बजट खसारा कम करें, इनकम टैक्स बढ़ाएं, अपने अखराजात कम करें, और आपका जो बिजली के शोबा है उसमें लॉसेस कम करें। तो वो हाँ मुज़ाकरात में ये बात आई कि जी इससे तो ताकतवर तबकों के मफादात मुतासिर हो सकते हैं, तो हम तो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे, मगर इनकम टैक्स के बजाय हम GST जो आवाम के ऊपर जाता है, हम पेट्रोलियम जिसको हम भत्ता कहते हैं, ये चीजें हम बढ़ा देंगे। तो हमने तो मामला तय किए हैं। IMF के खाते में डालना मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी ज्यादती है। नंबर एक जुमला अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं, ये जो जून में मुज़ाकरात जी जनाब जी डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को जारी रखिएगा। जी कंटिन्यू करें सर। जी डॉक्टर साहब, जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जून में हमारे साथ IMF के मुज़ाकरात होने थे, जो उनकी शराइत थी, जो मामला चल रहे थे, उसमें बहस और मुबासे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। तो हमने जुलाई से 15 नवंबर 20 नवंबर तक क्यों ले गए? क्योंकि इस दौरान में हमने देखा कि 15 अरब डॉलर का हमारा अक्टूबर तक, जुलाई से हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट हुआ, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। हमारा 25 अरब डॉलर का इंपोर्ट्स हो गया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। और रुपए की कदर जो है वो 23 रुपए फी डॉलर गिर गई। तो जो मुल्क 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करता है, 20 अरब डॉलर के पेट्रोलियम मसनूआत इसमें शामिल है, तो वो तो सारी जानी थी। तो जब उन शराइत में जो मामला थे, बहस और मुबाहिसा नहीं था, तो हमने जून से 15 नवंबर तक क्यों गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। इस भी सर हमने आपसे बहुत ज्यादा तफसीलन गुफ्तगू करनी है, बट अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद आकर इसी मौजू को मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। जी
वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम इस वक्त बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से। डॉक्टर शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से चल के बात करते हैं। डॉक्टर साहब दोबारा सलाम आपको। ये फरमाइए, ये जो कह रहे हैं वजीर ख़जाना के 10 रुपए इजाफी है डॉलर की कीमत, यानी ये 165 रुपए पे होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अफवाहों की वजह से 175 पे गई हुई है, इसमें कितनी सदाकत नजर आती है आपको? देखिए, उसका तो बड़ा आसान जवाब है कि वो आप अफवाहों की तरदीद कर दें, स्टेट बैंक से भी करा दें और फिर 165 पर ले आए। मतलब ये सियासी बयानात देने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये मईशत हमारी दबाव में है, रिजर्व हमारे दबाव में है। अब IMF का प्रोग्राम हाल हो गया, $3 अरब के जो कमिट किया था 2-3 दिन में मिलने थे, वो 1 महीने से ज्यादा के बाद मिलते हैं। तो ये सब होने के बावजूद रुपए की कदर पर दबाव है। तो उसकी वजह यह है कि मईशत जो आँख है मार्केट को समझ रही है। हमारी जो इस वक्त पॉलिसी है उस पर जो बुनियादी खराबी कि हम अपने जो वसाइल हैं, वसाइल, कौमी बचतें और सरमायाकारी, इसमें हमारा सारा जोर है बैरूनी कर्जे मिल जाए, बैरूनी इमदाद मिल जाए और रेमिटेंसेस को इनकम टैक्स ऑडिटर से 4 के फाइनेंशियल NRO है उसके जरिए बढ़ा ले। बरामदात हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसका मंतकी नतीजा है, ठीक है, मंतकी नतीजा है। और अगर वो 165 की बात करते हैं तो ये भी पूछ ले कि ये जो 23 रुपए गिरे थे, तो ये फिर 23 रुपए किस लिए गिरे थे? आप तो 5, 6, 7 रुपए की बात कर रहे हैं, मई से अब तक 23 रुपए गिरे हैं। तो अगर आपकी बात मान ली जाए तो बाकी किस तरह गिरे हैं? तो इसका मतलब ये है कि सियासी बयानात हैं, असल चीजें इस्लाहात करें। सियासी बयानात करना या गलत बयानी करने से बहुत बेहतर है इस्लाहात करें, मामला भी ठीक होंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहाल हो जाएगी, जो मेरे ख्याल से रोज बरोज गिरती जा रही। ठीक जी हरमीत। डॉक्टर साहब, उस दिन ये जिस तरह जिक्र किया जा रहा है वज़ीर ख़जाना का, तो उन्होंने उस दिन एक और इंकशाफ भी किया कि सट्टेबाजी हो रही है। ऐसे में उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मार पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी आप सबको। तो ये जो मैसेज है वज़ीर ख़जाना की जानिब से, क्या इससे मार्केट मुस्तहकम हो सकेगी या मामलात और तरफ बिगड़ जाएंगे? क्योंकि उसी दिन फिर डॉलर जो है दोबारा ऊपर चला गया, रुपए की कदर जो है और गिरी। तो ये बयानात क्या आप समझते हैं कि ठीक है? नहीं, अगर ये जो कह रहे हैं कि मार पड़ेगी, तो मैं तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने सट्टेबाजी की है उनको मार पड़े, ताकि आइंदा की चीज ना हो। मगर ये काम उनका नहीं है, ये काम उनका ये है कि जिन्होंने सट्टेबाजी की उनको पकड़ें, उनको सजा दें। तो ये बयान देना, स्टेट बैंक भी कहे कि सट्टेबाजी हो रही है और फिर एक्शन लें। अगर वो ये कहते हैं बैंकों ने सट्टेबाजी की तो उनके खिलाफ एक्शन लें। तो ये बयानात देना और एक्शन ना लेना, इससे जैसे मैंने पहले कहा था कि मार्केट में बेयकीनी होती है और लोगों को पता है अगर सट्टेबाज कोई है, उनको ये पता है कि होना कुछ नहीं है, वो मुनाफे की खातिर ये करते चले जाएंगे। तो ये बुनियादी चीज एक्शन है और इस्लाहात। जो ये इस्तनाब कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं कि ना एक्शन ले किसी के खिलाफ और ना इस्लाहात करें, बल्कि सियासी बयानात के जरिए अगर आपने मईशत चलानी है तो मेरे ख्याल से इस पॉलिसी गलत है। सर, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि सियासी बयानात से आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते। इसके अलावा जिन इस्लाहात का आपने जिक्र किया वो किस किस्म की हो सकती हैं और किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि जिस तरह से मुशीर ख़जाना साहब ने कहा है कि महंगाई एक आलमी मसला है, बट 3 से 4 महीने मुश्किल हैं, इसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी। आपको लगता है कि महंगाई कभी लाइक रिवर्ट भी चीज़ें हो सकती हैं, जो महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? इस स्टेटमेंट में कितनी सदाकत आपको नजर आती है? देखिए, मैंने अभी अर्ज किया था कि अक्टूबर में हमारे जो अफरात ज़र था वो 9.2% था। अभी ब्रेक से पहले मैंने ये कहा था कि ये 15% से ज्यादा बढ़ जाएगा चंद महीने के अंदर, और खाने पीने की अशिया में 20%। वजीर खजाना को भी ये बात पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात पता है। तो उसके लिए इस्लाही इक़दाम उठाना है, ये बातें करना, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? आपने अभी तो 900 अरब का पैकेज आवाम के ऊपर डाला है। आप कह रहे हैं पेट्रोल हम बढ़ाएंगे, हर महीने बिजली बढ़ाएंगे, सब्सिडीज आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तरक्याती अखराजात में आप कटौती करना चाहते हैं, बिजली के बिल भी करना चाहते हैं, और शरह सूद भी बढ़नी है, और रुपए की कदर कुछ अर्से के बाद फिर मुश्किलात में आनी है। तो ये, और अभी तो एक ही रे ऑफ होप है कि अगर ये नया कोरोना आया है, इससे कोई बड़ी खुदा न खास्ता मुसीबत आ जाए दुनिया पर, हमारे ऊपर ना आए, तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो जाएगी, और हमारे यहाँ अगर नहीं आती तो फिर हमें सस्ती इम्पोर्ट हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता यहाँ भी आई सारी दुनिया के साथ, तो फिर अभी कहना केवल इस वक्त है। लेकिन उसका एक और भी जवाब है कि महंगाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इस वक्त महंगाई है 4.5%।
बांग्लादेश में हमसे कम है, श्रीलंका से हमें कम है। तो जो सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब है वो इन मुल्कों की सरहदों पे आके क्यों रुक जाता है? हम तो मुकाबला करना चाहते हैं, टर्की से नहीं करते, ना हम यूरोप से करते। महंगाई का मुकाबला अगर मैं करूंगा भारत से करूंगा, श्रीलंका से करूंगा और बांग्लादेश से करूंगा। भारत में यहाँ से 4.5 है, हमारे 9.2 है। ये वो चीज है जो प्राइम मिनिस्टर को भी कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, और ये बताना चाहिए मुशीर खजाना को भी, और फिर ये बताएं कि हमारी वजूहत ये है कि हमने जो अवाम पे टैक्सेस लगाए हैं, हम ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेते, हमारे शाना अखराजात बहुत ज्यादा हैं, हम करप्शन में इन मुल्कों की रैंकिंग में आगे हैं। ये है, इसकी इस्लाह की बात करें। ये करने के बजाय अगर आप ये कहें कि जी सारी दुनिया में महंगाई है तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं। जी हरमीत जनाब जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें जिस तरह सऊदी अरब ने भी एक पैकेज दिया $3 अरब का, इसके साथ साथ बैन अवी सतह पर कड़ी शराइत पे दिया, पर अगर हम बात करें बैन अवी सतह पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गिरावट आई है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह IMF की जो शराइतें थी कि तेल की कीमतें हर महीने में बढ़ा दी जाएंगी, तो उसमें कोई ठहराव आएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। पहले मैंने ये कहा था कि ये IMF की शराइत नहीं है, हमने ये मामला तय किए हैं ये कह के कि जी हम ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे, उसके बाद मामला तय कर लेंगे। तो ये कहना कि IMF की शराइत है, मैं IMF को ये समझता हूँ वो पाकिस्तान की और दूसरे मुल्कों की मईशत को खराब करना चाहता है, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं। लेकिन ये जो शराइत है, ये एक स्टेप अगर ले ले तो ये 900 अरब का पैकेज अवाम पे डाला गया है, इससे बच सकते हैं। मैं साबित कर सकता हूँ 900 अरब का पैकेज है जो अवाम पे जा रहा है। वो शर्त क्या है कि 2019 में इमरान खान साहब एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, जिसमें दुनिया में और पाकिस्तान में सबसे कम शरह टैक्स पर लूटी हुई दौलत को माफी दी गई थी, इसलिए दुनिया में कहीं नहीं दी गई। लेकिन उसमें एक कानून था बड़ा अच्छा, वो ये था कि जो लोग इस स्कीम से फायदा नहीं उठाएंगे और जो असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, मुल्क के अंदर बाहर नहीं, और जो नाजायज हैं और जिन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया और जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास है, कानून बन गया था और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम क्रैक डाउन करेंगे। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि उन चोरों को अगर पकड़ा जाए जिनके असासे हैं, जैसे एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत में लगाया है, डिक्लेयर नहीं किया, इसका मतलब है कि एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, इसका मतलब है कि वो 1 करोड़ रुपए की आमदनी पे उसने टैक्स नहीं दिया। उससे कानून के मुताबिक अगर कर ले तो 900 अरब रुपया हमें मिल जाएगा। अब फैसला ये करना था कि उन चोरों से जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, असासे मुल्क के अंदर है, हुकूमत की कंट्रोल में है, विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके बजाय अगर आप 22 करोड़ आदमियों पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को कुचलेंगे और ये कहेंगे बाहर से दौलत लूटी हुई वापस लाएंगे, तो बाहर से तो दौलत जैसे वापस नहीं आती है, कोई क्यों देगा आपको? पहले तो आप अपने ले लें। तो अगर ये कानून पर अमल कर लें, जिसके लिए को और FBR को किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टेट कानून है, तो 900 अरब रुपये मिल जाएंगे। अगर वो कर लें तो पेट्रोलियम लेवी जो भत्ता है उसकी जरूरत नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, ये आवाम पे जो 300 अरब की सब्सिडी विड्रॉ करके इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, उसकी जरूरत नहीं थी। बिजली के दर बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। और 200 अरब रुपया जो हमारा तरक्याती अखराजात में कटौती की है, जिससे रोजगार के मौके कम आएंगे, ग्रोथ रेट स्लो होगा, वो भी कटौती की जरूरत नहीं थी। तो ये फैसला करना था, ठीक है आवाम को और मईशत के ऊपर बोझ डालना। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे। और डॉक्टर साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की कि सियासी बयानबाजी से इज्तनाब करना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। इस्लाहात का उन्होंने बहुत सी इस्लाहात का जिक्र किया उन्होंने, तो मैं कल में भी चले ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हुकूमत पंजाब के तहत घर घर कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का सिलसिला कामयाबी से जारी है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शहरियों को उनके घर की दहलीज पर जो है वो वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव पंजाब हुकूमत की जानिब से आज से लिया गया है कि जो 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के लोग हैं वो खुद को बूस्टर डोज लगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाहौर डॉक्टर जुबैर अहमद साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। डॉक्टर साहब, फरमाइएगा इस मुहिम के तहत अब तक कितने लोगों को डेली बेसिस पर वैक्सीनेट किया जा रहा है, नंबर 1, और इसके साथ साथ जो टीमें आपने तश्कील दी हैं उनकी तादाद कितनी है? जी, आज से पंजाब गवर्नमेंट ने एक रेड कैंपेन का आगाज़ किया है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। रेड कैंपेन रीच एवरी डोर,
اور اس میں تقریباً 1600 کے قریب ٹیمیں لاہور میں لگی ہیں. جو لاہور کا ٹارگٹ ہے وہ 2.5 ملین کے قریب ہم نے لوگوں کو اس کے جو 1 سے سٹارٹ ہو کے 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہم لوگوں کے دروازوں پہ جائیں گے, ناک کریں گے, اور جو ٹیم ہماری ایک سینٹر پہ بیٹھی ہوگی اس کو وہ 100 میٹر کی رینج پہ ٹیم بیٹھی ہے, اس کو وہ بتائیں گے جگہ جہاں پہ جا کے لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں گے. تو یہ ریڈ کمپین کا دوسرا مرحلہ ہے, جس میں پہلے مرحلے میں ہم نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگوں کو لگایا تھا اوور دا پیریڈ آف 15 ڈیز, اور انشاءاللہ ہوپ فلی اس دفعہ بھی ہم لوگوں کو یہ اچیو کرنے میں کامیاب رہیں گے. یہ فرمائیے, یہ ایکسپو سینٹر کو کیوں بند کر دیا گیا؟ مطلب وہاں پہ تو بہت لوگ آتے تھے, پھر وہ پتہ چلا وہ فیسلٹی بند ہو گئی ہے, اور فیسلٹی بند ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کچھ تھوڑے سے. جی بالکل, ایکسپو سینٹر نے اپنی کامیابی کے جھنڈے پورے پاکستان میں سب کو پتہ ہے گاڑے ہیں. 50,000 کے قریب پر ڈے اور اس سے زیادہ ہم ویکسینیشن وہاں پہ کرتے تھے, لیکن سنس لاسٹ 6 منتھس وہاں پہ تقریباً 400-500 لوگ تقریباً ویکسینیشن پر ڈے کروانے آ رہے تھے. تو 24 آور ڈے وہ پر چلتا تھا, اور تقریباً 700-800 ورکر وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو وہ اکنامیکلی ہمیں فیزیبل نہیں تھا. دوسرا اس کو ہم نے جو کہ گلی گلی پہ اور سینٹر وائز یو سی میں کر دیا ہے, تو اس لیے اس کی ضرورت کم رہی پڑی ہے, لوگ کم ادھر آ رہے تھے. تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کو چونکہ اتنی کاسٹ ظاہر ہے نقصان کر کے تو اس طرف نہیں جانا تھا, تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو بند کر دیا جائے. لیکن فی الحال ابھی 5 سینٹر لاہور میں فعال ہیں, جن میں ایک LDA راوی سپورٹس کمپلیکس ہے, اور ریلوے ڈسپینسری والٹن ہے, اس کے علاوہ PKLI ہاسپٹل ہے, لاہور میڈیکل کالج ہے, اور یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل ہے. یہ فعال چل رہے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. یہ فرمائیے کہ یہ جو اومیکرون کا خدشہ ہے, بہت زیادہ ڈر پڑا ہوا ہے, یہ جو ویکسینیشن ہے جو یہ کیا اس کے خلاف بھی مؤثر ہوگی؟ لوگ اس کے بارے میں گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ اتنا ہو کہ ہم لگوائیں بھی, بوسٹر ڈوز بھی, دوسری بھی لگوائیں, اور یہ مدافعتی نظام وہ کریٹ نہ کر سکے جو باقی مطلب ابھی تک دیکھیں پاکستان نے بڑی سکسیس کی ہے. پاکستان نے دیکھیں اس طرح کا کووڈ یہاں پہ نہیں آیا جس طرح باہر کے کنٹریز میں آیا ہے. لوگوں کا رسپانس بھی بڑا اچھا رہا میجر سٹیز میں, اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا. اب جو لوگ ویکسینیٹ آف کورس وہ زیادہ سیف ہیں ایز کمپیئر ٹو جو لوگ ویکسینیٹ نہیں ہیں. پہلے تو یہ ہے. اور پھر ابھی گورنمنٹ نے آج سے جیسے کہ بوسٹر ڈوز جو ہمارے ونریبل گروپس ہیں لائک ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں اور 50+ ہیں, آج سے ان کو فری آف کاسٹ بوسٹر ڈوز کے لیے کہہ دیا ہے. تو ہوپ فلی اگر وہ لوگ لگوا لیتے ہیں تو ہم لوگ اس اومیکرون کے خدشات سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی ہرمیت. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب بھی ہم نے دیکھا کوئی بیماری آتی تو افواہیں بھی بہت زیادہ گردش کرتی ہیں, اور آپ کو کرونا کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہوئی, پھر پولیو کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے. اب ایسے جو ٹیمیں جائیں گی مختلف گھروں کا آپ رخ کریں گے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا آج بھی لوگ ہم سے یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ بھیا اگر کرونا کی ویکسین ہو جائے تو ہم 2 سال بعد دنیا سے چلے جائیں گے, یا کچھ نہ کچھ اس میں کوئی نہ کوئی وہ ہے. یہ چیزیں بھی پائی جا رہی ہے. تو ایسے میں آپ کی جو ٹیمیں جائیں گی تو کیا آپ کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوگی, ساتھ ساتھ میں کیا آپ لوگوں کو قائل بھی کریں, کیونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے, کئی لوگ جو نہیں آ رہے اس کی وجوہات یہ بھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جہاں پہ وبا ہوتی ہے وہاں پہ افواہ ضرور ہوتی ہے. ہمارے ملک میں یہ المیہ رہا ہے, جیسے کہ پولیو ہے تو تب بھی ہے, اگر خسرے کی مہم شروع کریں تو تب بھی کوئی نہ کوئی افواہ ساتھ گردش کرتی ہے. تو یہ چلتا رہتا ہے یہ پاکستان میں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ 2 سال ہیں, 2 سال بعد الحمدللہ ہم بھی یہاں پہ ہوں گے, باقی لوگ بھی ہوں گے. تو ہماری ٹیمز کے ساتھ ڈاکٹر ہے, جو کہ ایک تو UC لیول پہ ڈاکٹر ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے, ایمبولینسز 1122 اٹیچ کی جاتی ہیں. ادان آتا ہے کوئی بھی مضر چیز آ سکتی سامنے, تو اگر کہیں پہ ڈاکٹر ضرورت سمجھتا ہے کہ وہاں پہ لائک اسکول ہے, اسکول میں بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے ہمارے پاس, انڈر 18 کو ہم لوگ فائزر لگا رہے ہیں اسکولس میں, تمام اسکولس کو کمپلسری کر دیا گیا, تو وہاں پہ بھی ڈاکٹر جا کے پرسنلی بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ بچوں کے ساتھ وہ زیادہ میس گیدرنگ ہوتی ہے. اور کہیں کسی ڈور پہ پہنچنا پڑے, کو کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر سے ملوا دیں, میں اسے مشورہ کرنا, تو وہ ڈور پہ ڈاکٹر پہنچتا ہے اور قائل کرتا ہے. باقی زبردستی ہم لوگ بالکل ابھی نہیں کر رہے, کیونکہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن ہے کہ آپ قائل کریں, اور میں بھی اسی زمرے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ قائل کرنا ہے, لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. میں نے اپنے پیرنٹس کو ویکسینیٹ کرایا ہے, وہ میں نے قائل کر کے ان کو کرایا ہے, بہت سے باقی لوگوں کو قائل کیا ہے. قائل کریں, تھوڑا سا قائل کرنا ہے, وہ لوگ ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ تمام پڑھے لکھے لوگوں کے پیرنٹس کو تھوڑا سا قائل کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ سب ویکسینیٹ ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر آپ سے ایک یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی, اب تو بچوں کی بھی ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ ہو گیا ہے, موسٹ لائکلی 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے. اچھا یہ بچے خود کو ویکسینیٹ بھی کروا رہے ہیں, یہ رسپانس آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ابھی پوری طرح سے تو نہیں بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا, اس کا رسپانس پیرنٹس کی طرف سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں کوئی ریئیکشن آ رہا ہے
ये جی vaccination جہاں تک ریئیکشن کا ریئیکشن الحمدللہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں, بہت ہی نیگلیجیبل. جب بھی ہم نے 50 لاکھ لوگوں کو لاہور میں خسرے کی مہم کا انجیکشن لگایا ہے, اس میں بچے شامل تھے تقریباً 15 سال تک کے نوما سے, تو الحمدللہ کوئی بھی ایک سنگل کیس ہمارے پاس نہیں رپورٹ ہوا. اسی طرح فائزر ہم نے لاہور میں تقریباً 86 لاکھ لوگوں کو لگا چکے ہیں یہ کووڈ کی ویکسینیشن, اور اس میں بھی ہمارے پاس نیگلیجیبل کیسز آئے ہیں. کوئی ایسا خاص کیس نہیں آیا کہ جسے ہائی لائٹ کیا جا سکے بہت اوپر لیول تک کہ یہ ایسا کیس ہوا ہے. تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پھر بھی ایک ہم نے اسے اوور کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایز اے پریکاشنری میئر کے طور پر ڈاکٹر ہر جگہ پرووائڈ کیا. 166 یوسیز ہیں, 166 ڈاکٹرز آن ڈیوٹی پہ ہر جگہ موجود ہیں صاحب. ٹھیک ہے. ہاں جی ہرمیت. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے جب کرونا آئی تو اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ فاصلے بڑھے, دوریاں بڑھی. اب دیکھ رہے ہیں تو دوریاں بھی مٹ رہی ہیں, فاصلے بھی کم ہو رہے ہیں, قربتیں بڑھ رہی ہیں. ایسے میں یہ جو کرونا کی نئی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, تو ایسے میں عوام کو پر کیا دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ فاصلے بڑھانے ہوں گے, دوریاں بڑھانی ہوں گی, بچنا ہے اگر اس سے؟ بالکل وہ ساری چیزیں آج صبح بھی NCOC نے جیسے اپنے اعلانیہ میں کہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہینڈ واش, سماجی فاصلہ اور اپنی ویکسینیشن, یہ تینوں کام کرنے پڑیں گے ویسے ہی ویسے ہی. جب تک ہم لوگ یہ نہیں کریں گے, ہم لوگ ظاہر ہے جو نیا وائرس اومیکرون آیا وہ ہائیلی کنٹیجیس ہے. جب کنٹیجیس زیادہ ہوتا ہے تو پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب پھیلتا زیادہ ہے تو اس میں ونریبل گروپ زیادہ انوالو ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا آپ کو اسی طرح ہی سماجی فاصلے, ماسک لگانا, ہاتھ دھونے, یہ سارا اسی طرح ہی ایکسرسائز کرنی پڑے گی جیسے پہلے ہم لوگ کر رہے تھے, تاکہ ہم لوگ پہلے کی طرح نارمل لائف میں واپس آ سکے. اور ہوپ فلی انشاءاللہ اگر ہم لوگ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں ایز اے نیشن سارے لوگ, تو ہم لوگ اس طرف نہیں جائیں گے جس طرح باقی کنٹریز میں. بالکل, اور چیزیں میرے خیال میں آہستہ آہستہ نارملائز ہونا شروع ہو چکی ہیں. یہ بھی نیا وائرس ہے, اللہ تعالیٰ سے سب کو محفوظ رکھے, پر چیزیں کافی حد تک بہتر ہو چکی ہیں. سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 86 لاکھ لوگ آپ نے بتایا لاہور میں لگ گئے ہیں جن کو, اس کا مطلب ابھی 50 لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے جن کو ابھی تقریباً 86 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سنگل ڈوز لگ گئی ہے یا ڈبل ڈوز لگ گئی. 27 لاکھ سے 30 لاکھ کے بیچ میں ہمارے پاس دونوں ڈوزز لوگوں کو لگ چکی ہیں. لیکن ابھی اس میں ایک چیلنجنگ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ لوگ سیکنڈ ڈوز کے لیے نہیں آ رہے. لوگ فرسٹ ڈوز لگوا لی, اس کے بعد تھوڑی سی لاپرواہی کر رہے ہیں سیکنڈ ڈوز کے لیے. تو یہ بیسک جو یہ کمپین جو مہم سٹارٹ کی گئی ہے یہ ان لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے کہ وہ اٹھیں اور جا کے اپنی سیکنڈ ڈوز لگائیں. ہماری ٹیم آپ کے دروازے کے پاس کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی سیکنڈ ڈوز لگوائیں, انشور کریں. دوسرا اس میں سیکنڈ ڈوز کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے فرسٹ ڈوز بھی نہیں لگائی ان کو بھی ہم لوگ کہیں گے کہ آپ, اور بوسٹر ڈوز کو بھی آف کورس وہاں پہ کہیں گے. سکولز میں بھی ٹیم ایز پر اسکیجول چلیں گی. تو یہ پوری کمپین اوور 1 منتھ جو ہے یہ پورا یہی کام کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے لائک کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں اتنے لوگوں کو ویکسینیٹ ہو جانا چاہیے, جو گھر گھر مہم کا سلسلہ سٹارٹ ہوا؟ اس میں ہم لوگوں نے 2.5 ملین 25,83,000 ہمارا ٹارگیٹ ہے لاہور کا جو کہ سائنڈ ہوا ہے. اچیویبل ہے انشاءاللہ ہوپ فلی ہم اچیو کریں گے. 1600 ٹیمز ہماری انگیج ہوئی ہیں اور ہوپ فلی ہم انشاءاللہ لاسٹ ٹارگیٹ بھی ہم نے اچیو کیا تھا اپ ٹو مچ ایکسٹینڈ, اور انشاءاللہ یہ بھی ہم کریں گے. میجر کنسرن لوگوں کا کیا ہے, مطلب لوگ ڈاکٹر صاحب. ہاں ہرمیت. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم دیکھیں تو لاہور کی تو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لاہور میں بڑی تیزی سے یہ عمل شروع ہے, لیکن خاص کر اگر دیہی علاقوں کی ہم بات کریں تو وہاں پہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو سامنا جو ہے کئی لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں. تو آپ کی ٹیمیں کیا ادھر بھی اسی تیزی سے جس طرح لاہور میں کام ہو رہا ہے تو اسی طرح تیزی سے وہاں پہ بھی کام کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے, یا اس میں تھوڑی سی سست روی کا معاملہ شکار ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ NCOC کی طرف سے ہمیں کچھ لسٹ پرووائڈ ہوتی ہیں کہ یہ علاقے ہیں آپ کے جو کہ انڈر پریولیجڈ ہیں, ابھی تک ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی, اور ود نمبر آف پاپولیشن بھی وہاں پہ کہ اتنا ٹارگیٹ آپ کا وہ ہمیں ملتا ہے. تو ایسے 409 علاقے ہمیں لاہور میں دریافت کیے گئے ہیں جو کہ بیسیکلی ہمارے رورل ایریاز ہے. واگا ہو گیا, نشتر زون ہو گیا, اور ہمارا علامہ اقبال زون ہو گیا. یہ جو قصور کے ساتھ اور واگا زون کے ساتھ لگتے ہیں علاقے, ان کے علاقے ہمیں دیے گئے ہیں اسپیسیفکلی, اور ان کی اسپیسیفکلی ہم نے ٹیمیں بھی زیادہ بنائی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اپ ٹو مچ ایکسٹینڈ وہ ویکسینیٹ ہیں. تو پالیسی اور پلانز اس کے مطابق ہی بنائے گئے ہیں جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ اب یہ لوگوں کا جو کنسرن ہے وہ آخر آپ بھی مطلب لوگوں کو مل رہے ہیں, آپ نے جیسے کہ آپ نے اپنے والدین کو قائل کیا, یہ ہے کیا مطلب پرابلم کیا ہے لوگوں کو؟ کیا موت کا ڈر ہے, یا جیسے وہ ایک بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ جی پتہ نہیں مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے, کوئی وہ ڈر ہے, کیا ہے کیا مطلب, اور اس کو قائل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک جو ہم نے ابھی اپنا ظاہر دیکھتے ہیں سارا دن میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. پہلا ان کا جو
कंसर्न है ना कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने प्लान दे दिया। दूसरा, कुछ लोग स्पेशली फीमेल्स के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि घरों के कामों में होती हैं, बच्चे संभाल रही हैं, वो नहीं जा सकती इतनी दूर के एक्सपो सेंटर जाएं, वो नहीं जा सकती यूसी के सेंटर में जाएं, उनके पास टाइम नहीं है। एक तो उसको कवर कम किया गया कि वो ही प्लान पे हम लोग 25 लाख कवर कर लेंगे। दूसरा कंसर्न लोगों का ऑफ कोर्स वही है जो एक आपने कहा कि जी ये ऐसे हो जाएगा, कोरोना वैक्सीन लगाने से कोई मसला बन जाएगा, हमें कमज़ोरी हो जाएगी, ऐसे के खदशात ज़ाहिर करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन काफ़ी लोगों को लग चुकी है। लोगों को तो ये भी लगता है ना कि अभी तो लाइक वो जो वैक्सीनेशन के अमल से गुजर रहे थे, जब वैक्सीनेशन तैयार हुई थी तो ट्रायल्स भी इसके मुकम्मल नहीं हुए हुए, तो अब ये पता लगेगा कि 2-3 साल बाद सब वैक्सीनेशन के असरात कैसे आते हैं। ट्रायल्स डेफिनेटली होते हैं, ट्रायल्स के कुछ बुनियादी सूल्स होते हैं, उनको लाजमी स्पैन उतना नहीं ना है, उतना स्पैन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बुनियादी सूल्स होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन हमेशा की जाती है। और इवन पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए हैं, काफ़ी लोगों ने लगवाई हैं, बड़ी रिनॉट पर्सनैलिटीज़ को मैं जानता हूँ जिन्होंने ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया। तो ऐसा कोई ऐसी इशू नहीं है, बल्कि इनमें लाहौर में चंद जो पहले लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी उनमें मैं खुद शामिल था। हमारे अपने डॉक्टर्स का कंसर्न था कि जी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि कई लिस्टें आपको दी गई हैं, और जिस तरह मैंने भी सवाल आपसे किया था कि कौन कौन से इलाके जो है, लेकिन ऐसे में आपको तो अंदाजा होता है कि कौन कौन से इलाके से ज्यादा लोग आए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां से लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन जो है वो अगर की है तो एक डोज किया तो दूसरा नहीं लगाया। लाहौर के आसपास जो इलाके हैं, कोई ऐसी है आपके पास कोई रेशो वगैरह? बिल्कुल ऐसी पूरी लिस्ट मौजूद है हमारे पास, ऐसे पूरे इलाके मौजूद हैं। हम लोग जिस इलाके में जाते हैं वो हमारी टीम बैठी है, उसके पास मोबाइल नंबर में वो 1166 पे सेंड करते हैं, जो वैक्सीन उसकी पिछली लगी थी फर्स्ट डोज सेकंड डोज उसको उसके मुताबिक लगा दी जाती है। और अगर कोई नहीं लगी तो सेम टाइम पे उसे रजिस्टर करके उधर ही दे रहे हैं। देन मोबाइल से ही पहले कंप्यूटर पे बैठ के, जैसे एक्सपो में आपने देखा तो वहाँ पे सिस्टम होता था, अब वो सारा सिस्टम मोबाइल में ऐड कर दिया गया, वो दे रहे हैं, देन वहाँ पे ही उसको रजिस्टर करके इसके डोज को। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और इस मौजू को इस कदर अच्छे अंदाज में लोगों की गाइडेंस के लिए बता दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में HIV एड्स से बचाव और आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि एड्स जैसे जानलेवा मर्ज़ का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानलेवा मर्ज़ के बारे में आगाही फराहम की जा सके। बेसिकली होता क्या है कि ये जो जानलेवा मर्ज़ है ये एक वायरस के ज़रिए स्प्रेड करता है, और सबसे पहले ये किसी भी इंसान के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पर अटैक करता है, और ऑब्वियसली जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आने लग जाते हैं। बट एनीवेज इस वक्त हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में एड्स जो है वो पाया जाता है, बट स्पेसिफिकली हम सिंध का जिक्र करें, लाड़काना का जिक्र करें तो यहाँ पर एड्स के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर प्रेवलेंसी बहुत ज़्यादा है। सो इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ हमें शो में ज्वाइन करें लाड़काना सिंध से डॉक्टर इमरान अकबर अरबानी साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि रतु डेरू में आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पर लाड़काना सिंध का अगर हम जिक्र करें तो एड्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, आपको इसके क्या रीजंस नजर आते हैं? यहाँ पर बड़ी नवाजिश, थैंक यू। जी जी हेलो जी जी सर जी, आप सुन रहे हैं? जी जी। यहाँ पर स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा हुई है, इस वजह से हमें ये चीज नजर आ रही है। अगर हम पूरे सिंध में इतनी लेवल पे स्क्रीनिंग करेंगे तो शायद और भी केसेस नजर आना शुरू हो जाए हमें। पूरे पाकिस्तान में मैं आपको एक बात ऐड करूंगा कि 2,40,000 केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में HIV के। उनमें से जो लाड़काना में जो केसेस पाए जाते हैं सिर्फ हमारे रतोदरो तहसील के अंदर, वो तकरीबन 2,000 के करीब जाके पहुंचे हैं। ठीक तो है। यहाँ पर स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा हुई है और ये इशू हाईलाइट हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके तदारक के लिए आपने 2000 कहा, रत्तो डेरों में तकरीबन केसेस नजर आए हैं आपको, तो उसके तदारुक के लिए आपने किस तरह से कैंपेन शुरू की है, और बाकी पाकिस्तान के लिए भी आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या स्क्रीनिंग ज़्यादा की जाए या कोई और तरीक़ेकार भी है? सबसे पहले इस वबा का जो सोर्स है उसे बंद करना होगा हमें। उसके लिए यहाँ पर जब देखा गया कि क्या वजह है, क्यों ये इतनी चीज फैली है, तो सिरिंज वाज यूज्ड वेरी मच हियर। तो उस सिरिंज के यूज को कम करने के लिए हमने यहाँ पर एक कैंपेन चलाई है कि ओरल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी इनकरेज्ड।
यहाँ पर ओरल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट को ज्यादा तरजीह दी जाए और सिरिंज के यूज को जितना कम किया जाए तो और डिजीज को हम फैलाव से रोक सकेंगे। और इसके अलावा स्क्रीनिंग का लेवल जो है वो ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि ग्रेविटी ऑफ इन्फेक्शन पता चले कि कितने केसेस और मौजूद हैं, और उसके बाद फिर हम इस चीज का एक पॉलिसी बना सकेंगे कि मजीद इन्फेक्शन बढ़ रहा है कि उस हद तक आके खत्म होके रह गया है। ये जो सिरिंज का इस्तेमाल है ये नशे वाले लोगों की वजह से है या लोगों को आगाही नहीं है कि डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल की जाए? पहले एक तो आगाही कम थी, अभी तो काफी लोगों को आगाही आ चुकी है। और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ऑटो लॉक सिरिंज का इस्तेमाल अभी लाजमन बना दिया गया है। और पाकिस्तान पूरे में जो पिस्टन फ्री सिरिंज थी कश्मीर से कराची तक, वो अभी बंद हो गई है। क्यों, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो सिरिंज बना रही हैं वो अभी ऑटो लॉक सिरिंज बनाएंगी। ये हम थोड़ा देर से ये कदम हुकूमत ने उठाया है। अगर ये पहले उठाते तो शायद इतनी बड़ी वबा हमें नजर ना आती, इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ ना होता। तो ऑटो लॉक सिरिंज की जब मौजूदगी हो जाएगी हर जगह और ये श्योर हो जाएगा कि ये ऑटो लॉक सिरिंज जिसको हम ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंज कहते हैं वो अगर इस्तेमाल होगी तो और जो इन्फेक्शन हैं हेपेटाइटिस बी, सी बी, वो भी उनमें भी खातिर खा कमी आ जाएगी HIV के साथ साथ। अच्छा, ये फरमाइए कि एक बार जब किसी को हो गया HIV जो है तो उसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं सर्वाइवल के, और ख़ास तौर पे ऐसे में जब उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो दूसरी बीमारियों को लगने के उसको चांसेस कितने ज़्यादा हो जाते हैं? पूरी दुनिया में HIV के केसेस देखे गए हैं, यहाँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। वहां पर तो लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। अभी एक गिनीज बुक में एक रिकॉर्ड बना है कि एक HIV ज़दा बंदे ने अपना गुर्दा डोनेट किया है। तो वहां पर तो बंदे इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, एक HIV ज़दा बंदे को उसने गुर्दा डोनेट किया। तो वहां पर जो स्टेटस बनता है वो होता है U to U लेवल, यानी अनडिटेक्टेबल अनट्रांसमिटेबल, जो स्लोगन है वर्ल्ड वाइड HIV ट्रीटमेंट का कि हमें बंदे को HIV ज़दा पेशेंट को उस लेवल पे ले आना होता है जिसको कहते हैं अनडिटेक्टेबल स्टेज। तो उसके बाद वो काबिले बेहतर स्टेज पे आता है बंदा, वो नाकाबिले ट्रांसमिट डिजीज लेवल पे आ जाता है, यानी अनडिटेक्टेबल अनट्रांसमिटेबल, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता डिजीज। तो हमारा भी यही स्लोगन है कि यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम केसेस हैं पाकिस्तान में उनका ट्रीटमेंट ऐसे हो कि वो अनडिटेक्टेबल लेवल तक आ जाएं, फिर वो अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजार सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी हम लाड़काना का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बताइएगा कि ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है एड्स या मर्द में ज़्यादा पाया जाता है, मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है? और प्लस आपने कहा कि यहाँ पर स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा हुई है इसलिए ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। अब बेहतरी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने सोर्स को बंद करने की सबसे पहले स्टेप रखा है कि सोर्स बंद हो जाए। उसके बाद हमने कहा है कि स्क्रीनिंग और ज्यादा बेहतर हो जाए। यहाँ पर बच्चे ज्यादा देखने में आए हैं, जिनमें स्क्रीनिंग में 2000 केसेस में बता रहा हूँ आपको जो पॉजिटिव आए हैं, उनमें तकरीबन 1500 बच्चे हैं और औरतें 300 के करीब हैं। मर्द हजरात अपनी स्क्रीनिंग करवाने से हिचकिचाते हैं, वो स्क्रीनिंग नहीं करवाते। और इस वबा के साथ एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर भी जुड़ा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि हम अगर पॉजिटिव आ गए, HIV ज़दा हो गए, तो हमारे साथ लोगों का रवैया बहुत अजीब हो जाएगा। तो इस वजह से वो स्क्रीनिंग के लिए वॉलंटियरली जाना नहीं चाहते, खास करके मर्द हजरात। इस वजह से भी यहाँ पर मर्दों में कम वो देखी गई है लेवल ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, हालांकि वैसे आपके अंदाजे के मुताबिक उनमें ज्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, जिस तरह से हम आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इस्लामाबाद स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, हरमीत का रुख करेंगे और हरमीत के साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार बर्नी साहब जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब आपको भी शो में खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, आज एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और बेसिकली इसका मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाही जो है वो फराहम की जाए। इसका जो स्प्रेड होता है लाइक एड्स जो होता है वो एक वायरस के ज़रिए होता है, सो उसको इस पर काबू पाने का भी यही तरीका है कि इसके सोर्स को बंद कर दिया जाए। अच्छा, सोर्स को बंद करने के लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस अंदाज में सोर्स को बंद किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने मोतबर चैनल पर मुझे आने का मौका फराहम किया।
मेरे जो पिछले मेहमान थे उन्होंने काफ़ी तफसील से ये बताया है कि एड्स जो है फैलता किस तरीके से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मर्ज़ पर काबू किस तरीके से पाया जा सकता है, तो इसी हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा। देखें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एड्स की मुंतकिली अमूमी तौर पर होती किस तरह से है। तो उसमें सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जो एड्स का मुतासरा शख्स है उसके साथ अगर गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात हों तो इस वायरस के मुंतकिल होने के बहुत ज़्यादा ख़दशात होते हैं। फिर दूसरी बात यह कि एड्स का जो मरीज़ है, अगर उसका खून, उसका अतिया किया हुआ खून अगर किसी दूसरे सेहतमंद शख्स को लगा दिया जाए तो दूसरा शख्स जो है फिर इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। फिर तीसरी अहम बात यह है कि जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें होती हैं और उन सिरिंजों के अलावा जो जर्राही के आलात होते हैं या दांतों के इलाज के लिए जो आलात इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से जो है एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल हो सकता है। और चौथा एक और अहम जो ज़रिया है वो ये है कि एड्स से में मुब्तला कोई हामिला खातून हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं कि उस खातून के ज़रिए उसके नौमौलूद बच्चे में ये मर्ज़ मुंतकिल हो जाएगा। तो ये चार बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनसे एड्स इस माशरे में या सोसाइटी में फैलता है। अब बात यह है कि इससे बचने का क्या तरीक़ा हो सकता है। तो सबसे बुनियादी बात तो ये है कि हमेशा हमें नई सिरिंजों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो किसी और शख्स ने इस्तेमाल नहीं की हों। दूसरी बात यह कि जो खून की मुंतकली की जाती है, जो खून का अतिया दिया जाता है, उसमें अमूमी तौर पर 3 चीज़ों का टेस्ट पाकिस्तान में किया जाता है और दुनिया भर में किया जाता है कि हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स। तो इस बात का इत्मीनान करने की ज़रूरत है कि इन तीनों बीमारियों से जो है वो खून महफूज है। फिर एक और अहम बात यह कि सर्जरी के लिए और दांतों के इलाज के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि ये जरासीम से मुकम्मल तौर पर पाक हैं, किसी भी तरह से वो आलूदा नहीं हैं। और फिर आवाम को भी ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि बग़ैर वजह के एक हमारे यहाँ रिवायत पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि इलाज के लिए जो है फ़ायदा सिर्फ इंजेक्शन से होता है, तो बिला ज़रूरत इंजेक्शन लगवाने से और ड्रिप लगवाने से गुरेज करना चाहिए। और एक और अमूमी रवैया है कि लोग हजामत बनवाने के लिए बार्बर की शॉप पर जाते हैं, फिर ये कि बच्चों की खतना भी कराई जाती हैं। तो इन दोनों मामलात में जो है जो ब्लेड इस्तेमाल होना चाहिए वो बिल्कुल नया होना चाहिए और किसी भी तरह से वो आलूदा नहीं होना चाहिए। फिर हम ये भी जानते हैं कि ख़वातीन बहुत अमूमी तौर पर नाक छिदवा रही होती हैं, कान छिदवा रही होती हैं, तो इसमें जो सुई इस्तेमाल होती है वो भी आलूदा नहीं होनी चाहिए और वो नई सुई होना चाहिए। और फिर अगर किसी घर में एड्स का कोई मरीज़ मौजूद है तो उसका जो नेल कटर या नाखून तराशने का आला है वो साफ सुथरा होना चाहिए और उसका बिल्कुल अलग होना चाहिए, दूसरे लोगों को वो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। ये तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है आपने की, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो 1,90,000 केसेस जो है वो है, लेकिन 25,000 सिर्फ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। क्या ये रवैये की वजह से है कि केसेस ज़्यादा हैं, 75% इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद केस रिपोर्ट नहीं हो रहे? क्या ये हमारा रवैया माशरे का कि ये देखें अमूमी हमारा रवैया है और ये पूरे बर्रसगीर का रवैया है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। कि एक तो हमारे यहाँ केसेस को रजिस्टर करने का या उनकी तशखीस का सच्ची बात यह है कि एक साइंसी निज़ाम मौजूद नहीं है, सही तौर पर सर्वे नहीं होता। इस वक्त जो आपको पता है कि दुनिया भर में जो इस वक्त अफराद मौजूद हैं एड्स में मुब्तला वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब हैं, यानी 3,80,00,000। और भारत में ये तादाद आप समझ लें कि 20 लाख के लगभग है और पाकिस्तान में ये तादाद 2.5 लाख है। अब इसमें जो तशवीश वाली बात है वो ये है कि इन 2.5 लाख में से सिर्फ 50,000 के करीब अफराद ऐसे हैं कि जिनको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में रजिस्टर किया गया है। बाकी लोग इसी तरीके से हमारे माशरे में मौजूद हैं और वो किसी भी दूसरे शख्स को एड्स मुंतकिल करने का जरिया बन चुके हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया में एड्स की वजह से अब तक आप समझ लें कि 36 लाख
36 मिलियन से ज्यादा जो है अमवात हो चुकी हैं। ठीक है, यानी अगर बहुत मजमूई आप शुक्रिया तादाद डॉक्टर देखें साहब तो ने बड़ा 3 करोड़ तफसीलन कि हमने इस मरज की रोकथाम किस तरह से करनी है, हर इंडिविजुअल को अपनी प्रिवेंशन किस तरह से मेक श्योर करनी है, सो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की आज। इसी के साथ ही हम इजाज़त मांगे, हमारा शो बस ये है कि शादी से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों का टेस्ट किया जाए ताकि एड्स को आगे फैलाव का बायस ना लोग बन रहे हों, और जो डॉक्टर साहब ने कहा उन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल किया जाए। सर जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बट ये एक अलहदा मौजू बन जाता है, बिकॉज अगर शादी से पहले हमारे यहाँ पर किसी को टेस्ट का कहा जाए सो वो तो मेरे ख्याल में इस पे तो रिश्ते खत्म होने लग जाए, सो वो एक अलहदा सोशल इशू है। बट व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।